नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं अपन? क्या लिखा है? 1% कंपनी। कंपनी दो टाइप की होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। एक पब्लिक और एक प्राइवेट। इन्होंने बोला कि 1% कंपनी, कंपनीज एक्ट ने नया कंसेप्ट निकाला है, न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू दी एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक और प्राइवेट। पहले से पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी तो होती ही थी, ठीक है। चलिए थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट। थोड़ा मुझे बताओ, ये पब्लिक कंपनी और ये प्राइवेट कंपनी होती कौन सी है? मीनिंग बता सकते हो? बताओ। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, है ना। अब कोई नॉर्मल इंसान अगर आपसे पूछता है, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है मीनिंग, उसको डेफिनेशन बताना चालू करोगे और उसको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? जब तुम लोग भी नहीं जानते थे डेफिनेशन एंड ऑल, तब हम बताते थे ना मीनिंग, कि भैया प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसमें प्राइवेट लोगों का, आपसी का पैसा लगा है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिसमें जनता का पैसा लगा है। ये नॉर्मल मीनिंग है। कोई भी नॉर्मल इंसान पूछे तो ये बताने का। अब कोई अगर टेक्निकल बंदा ही पूछे तो फिर उसको डेफिनेशन बताना कि भैया प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होते, लिमिटेशन होते, प्रोहिबिशन होते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मीनिंग नॉर्मल। पब्लिक कंपनी मतलब जिसमें जनता का पैसा लगा है। रिलायंस कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी। किसका पैसा लगा है? जनता का लगा है, ठीक है। आईटेक्स कंपनी प्राइवेट लोग का लगा है, रॉकी सर का लगा, मेरा लगा, अभिषेक सर का लगा। हम लोग की एक प्राइवेट कंपनी, आपसी का पैसा लगा। और पैसे की जरूरत हुई, तुम लोग को अप्रोच किया कि भाई पैसे की जरूरत है, चलो तुम्हें मेंबर बना देंगे। तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, मतलब आपस के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जनता से जाके पैसे नहीं ले रहे। अगर आइटोस को जनता से अगर पैसा लेना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? अपने आप को पब्लिक कंपनी बनाना होगा, तब हमें अलाउड होगा जनता से लेने का, ठीक है। चलो, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि अगर पब्लिक कंपनी तो जनता से लो, प्राइवेट कंपनी हो तो भाई किससे लो? प्राइवेट पर्सन से जाके लेने का। डन, यही है कंसेप्ट। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम कितने मेंबर्स? 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने? 2। पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा बहुत है, ठीक है, बिजनेस करना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बिजनेस करूंगी? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अपना बिजनेस ना कंपनी फॉर्म में बनाना है, प्राइवेट कंपनी। तो इन्होंने कहा भाई प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? मुझे नहीं चाहिए दूसरा इंसान, मेरे पास पैसा बहुत है। दूसरे को इकट्ठा करना मतलब उससे भी पैसे लेना, उसको भी ओनरशिप देना, मुझे नहीं प्रॉफिट डिवाइड करना। तो इन्होंने कहा एक नया कंसेप्ट आ गया, ओपीसी, 1% कंपनी। यस, नया कंसेप्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। इससे पहले वाला जो पुराना था 1956, उसमें ओपीसी नाम की कोई कंपनी होती नहीं थी। मैं सिंगल क्या कर सकती हूँ? अपनी एक कंपनी बना सकती हूँ, और ये क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगी। 1% कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी ही कहलाती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या डेफिनेशन है। ये सिंपल अभी मैंने मीनिंग बताया, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। मीनिंग क्या? 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिंगल पर्सन है। भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं 1% कंपनी से अपने आप को कन्वर्ट कर दूंगी और क्या बनाऊंगी अपने आप को? प्राइवेट कंपनी। जनता से पैसे लेने की जरूरत होगी तो अपने आप को क्या बना दूंगी? पब्लिक कंपनी, ठीक है। चलिए रीड करेंगे। 1% कंपनी, कंपनीज एक्ट। गुड मॉर्निंग बच्चे, थोड़ी देर में डांटूंगी, ठीक है, कि लेट क्यों आया। 1% कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट। अनेबल द फॉर्मेशन ऑफ द, क्या लिखा है? न्यू एंटिटी 1% कंपनी। ओपीसी मीन्स अ कंपनी विद द ओनली 1% एज इट्स मेंबर। सिंपल ये लिखा है। ओपीसी क्या है? 1% कंपनी, ठीक है। और जो ये 1% कंपनी है, इन्होंने साफ बोल दिया एक ही मेंबर रहेगा, एक ही मेंबर रहेगा, बस ये बात याद रखना। इसकी डिटेलिंग और हम पढ़ेंगे, अभी बस मीनिंग मीनिंग बता रहे। प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया था। स्मॉल कंपनी, एक होता है मीनिंग, एक होता है डेफिनेशन। मीनिंग की बात करूंगी, मतलब छोटी कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब क्या? छोटी कंपनी। इन्होंने एक लिमिट बता के रखी है, इन्होंने एक लिमिट बता के रखी है। किसे हम बोलेंगे छोटी कंपनी? जिसका एक पेड अप कैपिटल एक अमाउंट से कम होगा, जिसका टर्नओवर एक अमाउंट से कम होगा। व्हाट डू मीन बाय पेड अप कैपिटल? व्हाट डू मीन बाय टर्नओवर? बताओ क्या होता है पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल, कितना पैसा मुझ तक पहुंच चुका है, पेड है। तुम लोग मेरे कंपनी के मेंबर्स, ठीक है, तुमने मुझे पे कर दिया है, तो कंपनी के पास कितना पैसा आ गया है? इन्होंने कहा नॉट एक्सीडिंग, क्या लिखा है?
नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़। चलो ऊपर से पूरी डेफिनेशन देखें। स्मॉल कंपनी हैज बीन डिफाइंड, क्या लिखा है? स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है। नाम स्मॉल कंपनी है मतलब छोटी कंपनी, पब्लिक कंपनी तो बड़ी कंपनी होती है, जनता का पैसा लग गया। तो सबसे पहली बात, स्मॉल कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, अगर वो पब्लिक नहीं है। देखो डेफिनेशन लिखा है लॉ की लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज को समझना सीखो। लिखा है कि स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, सिंपल भाषा में इसे पॉजिटिव सेंस में बोलो, स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। अब स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन सारी की सारी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती। इन्होंने कहा स्मॉल उसे बोलेंगे जिसका, क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 4 करोड़। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नॉट मोर देन 10 करोड़। अब ये प्रिस्क्राइब्ड जहां वर्ड आता है इसका मतलब क्या हो जाता है? ये पावर किसको मिलती है प्रिस्क्राइब करने की? पावर सीजी, सेंटर गवर्नमेंट। इन्होंने कहा आज के डेट में स्मॉल कंपनी वो है जिसके पास पेड अप कैपिटल कितना है? 4 करोड़। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। कितना? 10 करोड़ तक का। ठीक है। टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल। ठीक है, कंपनी की कितनी सेल हुई है पूरे साल भर की। इन्होंने साफ बोल दिया टर्नओवर देखेंगे एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग कितना? जिसका साल भर का टर्नओवर कितना है? 40 करोड़। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड बोल दिया, इसका मतलब किसके पास पावर आ गई? सीजी चाहे तो इसे कितना कर सकती है? 100 करे। सीधी सिंपल बात। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है? अदर देन पब्लिक कंपनी लिखा मतलब स्मॉल कंपनी सबसे पहली फुर्सत में समझ जाओ एक प्राइवेट कंपनी है। अब वो प्राइवेट कंपनी भी वो है जिसका क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल और क्या लिखा है? टर्नओवर। अभी पेड अप कैपिटल कितना है? ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? छोटी कंपनी ना, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना है? 4 करोड़। जिसका टर्नओवर कितना है? पक्का? जो आगे चलकर क्या हो सकता है? साफ इन्होंने बोल दिया कि आज की डेट में स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी उसे बोलेंगे जिसको अभी पैसा ही मैक्सिमम कितना मिला है? 4 करोड़। जिसका टर्नओवर ही मैक्सिमम कितना है? 40 करोड़। इससे ऊपर आते तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखो सबसे पहले उन्होंने बताया हम क्राइटेरिया डिसाइड करें कौन सी छोटी कंपनी है, उस छोटी कंपनी को आगे चल के हम भारी भरकम छूट देंगे, जिसे टेक्निकली क्या बोला जाता है? एग्जेम्पशंस देंगे। बहुत सारी छूट मिलेगी, लॉज में मिलेंगे, टैक्स में मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे कंप्लाइंसेस में मिलेंगे। आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। तो हर कोई चाहेगा कि भाई हम इस लिमिट के अंदर आ जाए। तो इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा है कि पेड अप कैपिटल अगर कितना है? मैक्सिमम 4 करोड़। टर्नओवर कितना? मैक्सिमम 40 करोड़। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट के पास ना भारी भरकम पावर है। सेंटर गवर्नमेंट चाहे तो इस 4 करोड़ को कितना कन्वर्ट कर सकती है? इस 40 करोड़ को कितना कर सकती है? याद रहेगा? लिमिट याद रहेगी? पक्का? अब मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपकी बुक में एंड यूज किया है कि और? एंड यूज किया है कि और? व्हाट डू मीन बाय एंड? मतलब साफ साफ अगर बोले तो दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं आईटेक्स कंपनी। आईटेक्स कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है बच्चों? 3 करोड़। कितना है? सॉरी, पेड अप कैपिटल कितना है? 3 करोड़। लेकिन हमारे अगर टर्नओवर की बात की जाएगी तो टर्नओवर हमारा 70 करोड़ है। क्या हम स्मॉल कंपनी है? क्यों नहीं है? रीजन बताओ। पेड अप तो ठीक है, हम किस कारण से नहीं हो पा रहे? बिकॉज ऑफ टर्नओवर। दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। अब एग्जाम में केस स्टडीज फॉर्म में आ जाएगा, आपको प्रॉपर डेटा दिया जाएगा कि दिस कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना है। बताइए क्या उसे ये वाली एग्जामेशन मिलेगी, ये वाली छूट मिलेगी? तो आप बताओगे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी पूरा केस पढ़कर। रीजन में क्या बताओगे? जैसे कि मेरा अभी आईटेक्स वाले एग्जाम्पल में रीजन क्या है कि टर्नओवर लिमिट को क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। लिमिट कितनी थी? 40 करोड़। और ये कितना बोल रहे हैं? 70 करोड़। ये प्रॉपर आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले तो डेफिनेशन देनी पड़ेगी। डेफिनेशन में 4 करोड़ और 40 करोड़ की बात की जा रही है, और जो गिवन केस है उसमें 3 करोड़ और 70 करोड़। ये 70 करोड़ वाली जो बात है ये 40 करोड़ वाली लिमिट से बियॉन्ड हो रहा है, इस कारण से आपको ये वाली एग्जेम्पशन, ये वाली छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं इसके केसेस भी आपको दिखाऊंगी। डेफिनेशन समझ में आ गई? ऊपर ही बोल दिया था स्मॉल कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब बड़ी कंपनी नहीं। साफ इन्होंने बोला नथिंग दिस क्लॉज शेल अप्लाई
इनमें नहीं एप्लीकेबल है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ये एप्लीकेबल नहीं, मतलब ये स्मॉल कंपनी नहीं है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। भैया होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी सब्सिडी कंपनी है, तो क्या होल्डिंग कंपनी को तुम बोलोगे स्मॉल कंपनी है? हमने साफ बोला छोटी कंपनी है, बहुत सारी छूट मिलने वाली है इनको। तो अगर ये होल्डिंग सब्सिडी कंसेप्ट में है तो ये एक बड़ी कंपनी हो गई ना। तो होल्डिंग सब्सिडी कंपनी स्मॉल कंपनीज में आती नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये सीएसईटी से पढ़ा रही हूँ, ये सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनी है, उन्हें समाज की सेवा करना है। तो सेक्शन 8 कंपनी को बोला है कि भाई सुनो, तुम समाज की सेवा करने के लिए बने हो, तुम्हारा पर्पस पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं है, समाज की सेवा के लिए। तो वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 वाली, इनको भी बोले तुम स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया से हट जाओ। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी होगी तो फायदे, सेक्शन 8 कंपनी मिलेगी तो फायदे, तो डबल डबल फायदे मत उठाओ, एक बार में एक ही फायदा उठाओ। ठीक है? तो सेक्शन 8 वाले आप अगर हो तो आपको अलग से छूट मिलेंगी, आप यहां पर नहीं आएंगे। दो बातें समझ में आ गई। तीसरा क्या लिखा है? स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट में क्या आ जाता है? आरबीआई, वेरी गुड। और क्या आता है? सेबी। ये सब क्या है? कंपनीज है। ये सब क्या है? कंपनीज। लेकिन ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय दी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट को अलग छूट मिल रही है। तो कुल मिलाकर स्पेशल एक्ट किसी पर्पस से बना है, इनको अलग से एग्जेम्पशन है, सेक्शन 8 कंपनी को अलग से एग्जेम्पशन है, और होल्डिंग सब्सिडी तो बड़ी कंपनीज है। तो साफ बोल दिया तुम सबको हम स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया से बाहर रखेंगे। कौन कौन से स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया से बाहर है? पहला, वेरी गुड। दूसरा, नेक्स्ट, स्पेशल एक्ट को क्यों रखा, रीजन क्या है? अलग से छूट मिलेगी ना। यहाँ क्यों आ रहे? यहाँ स्मॉल कंपनी में भी आ जाओगे तो क्या डबल डबल छूट लोगे? बिल्कुल नहीं देने वाली सरकार। ठीक है? सेक्शन 8 कंपनी को बाहर क्यों रखा? उसे भी, उनको भी सेक्शन 8 की अलग छूट है। होल्डिंग सब्सिडी को क्यों अलग रखा? क्योंकि वो तो बड़ी कंपनी हो गई ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हेडिंग क्या लिखा है? सबसे पहले ये डॉर्मेंट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब बताओ। डॉर्मेंट वर्ड का मतलब बताओ। इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब वो कंपनी जो काम नहीं कर रही है। ठीक है? कोविड में तो देख ही लिया तुम लोगों ने, ऐसी बेचारी, मान लो एक नई नई कंपनी, तुम सीएस बन गए हो, तुमने एक नई नई कंपनी बनाई और तुरंत क्या आ जाता है हमारा? कोविड आ जाता है, तो बेचारी कंपनी काम ही नहीं कर पाती। या फिर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे ना अभी कंपनी का नाम होल्ड करके रखना है, लेकिन अभी कंपनी की वर्किंग नहीं करवानी, मुझे बस कंपनी बनाकर दे दो, कंपनी अभी काम नहीं करेगी। तो ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ता है? एक स्टेटस लेना पड़ता है। जितनी भी कंपनीज होती है वो अपने आप को रजिस्टर करती है। कहाँ रजिस्टर करती है? आरओसी। फुल फॉर्म बताओ आरओसी का। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जितनी भी कंपनी यहाँ एमपी की होगी उसका आरओसी कहाँ है? ग्वालियर। तो ग्वालियर में जाके आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। सारा काम ऑनलाइन होता है। पहले एक जमाना था फिजिकल जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है। एमसीए की वेबसाइट, ठीक है, उसके थ्रू सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो अब मुझे आज एक कंपनी बनानी है और आरओसी को जाकर रजिस्टर करवाने कि हाँ मेरी कंपनी बन चुकी है। ठीक। लेकिन डोरमेंट कंपनी मतलब क्या? कंपनी अभी काम नहीं कर रही, तो आरओसी को मैं रिक्वेस्ट डालूंगी कि देखो कंपनी तो बन चुकी है, लेकिन कंपनी अभी 1-2 साल के लिए काम नहीं करने वाली, तो प्लीज उसका स्टेटस जो एमसीए की वेबसाइट में दिखेगा वो दिखेगा इनएक्टिव, वो दिखेगा डोरमेंट। क्यों दिखाना जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, हर साल कंपनी की एजीएम होती है। व्हाट डू मीन बाय एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग। साल भर में एक आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जिसमें आप अपने सारे ओनर, अपने सारे मेंबर्स को बुलाओगे और बताओगे उनका पैसा हमने कहाँ का लगाया और कहाँ कहाँ गवा दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी है, मीटिंग करके आप उनको बताओगे कि भाई यहाँ यहाँ लगाया तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ यहाँ लगाया लॉस हुआ। ठीक है? अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी कंपनी तो काम ही नहीं कर रही है, तो साल भर में मीटिंग कर पाओगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा पाओगे क्या? आरओसी को सारे फॉर्मेलिटीज हमें करवानी पड़ती है। तो प्लीज डोरमेंट स्टेटस ले लो ताकि आरओसी आपको लेटर ना सेंड करे कि भैया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, आपकी मीटिंग क्यों नहीं हुई, आपकी तरफ से कोई कंप्लाइंसेस क्यों नहीं आ रहे। तो आप पहले जाकर खुद आरओसी को इन्फॉर्म कर दो हमने कंपनी तो बना दी है लेकिन हमने डोरमेंट स्टेटस ले लिया है, ताकि फॉर्मेलिटीज के लिए आगे चल के परेशान ना हो। इट इज जस्ट लाइक का बिजली का बिल। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने के लिए घर से बाहर हो, बिजली का बिल आएगा उतना ही आएगा जितना आता है। अब घर में तो ताला लगा है, मीटर तक पहुंच पाता है क्या वो बंदा? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉई आता है, क्या वो बिजली के मीटर तक पहुंच पाता है? नहीं, वो देखता है पिछले महीने का जितना बिल है ना चिपका देगा। तो जो भी लोग ज्यादातर है ना 3-4 महीने के लिए बाहर जाते हैं तो वो पहले एमपीवी में जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हम नहीं आएंगे,
ठीक है, 5-6 महीने तक घर बंद रहेगा, आप बिजली का बिल डालते रहोगे, हम पे भी नहीं कर पाएंगे, पेनल्टी पे पेनल्टी लगेगी, तो रिक्वेस्ट पहले ही भेज दी जाती है कि बिल तो आने वाला है नहीं, आप क्यों हमें बिजली का बिल दोगे, तो एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, मालूम है ना ये होता है, नहीं मालूम तो है ना, समझ जाओ ऐसा होता है। अगर 5-6 महीने के लिए आप घर पे नहीं हो, बिजली का बिल आएगा उतना ही आएगा जितने तुम्हारे पिछले महीनों में आ रहे थे, समझ लो 2000 आता था, तो 2000 2000 2000 ऐसे कर करके आता रहेगा, वो पेनल्टी अलग लगेगी, क्यों, क्योंकि तुम पे नहीं कर रहे हो, जबकि क्या घर में बिजली यूज हो रही है, नहीं, जबकि 100 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा होगा, ठीक है, तो एमपीवी में पहले से एप्लीकेशन लगा दो कि सर नहीं आएगा ज्यादा, तो फिर वो भी परेशानी होगी, उनको भी पता है, सेम यही आरओसी की नजरों में आपकी कंपनी बनी हुई है, तो वो आपसे फॉर्मेलिटीज मांगेंगे, आप पे पेनल्टी लगाएंगे, आप पे फाइन लगाएंगी कि भैया कहाँ है आपकी कंपनी, तो आप पहले से जाकर उनको क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम नहीं कर पाएंगे ये सारे काम, क्योंकि हम क्या है अभी इनएक्टिव है। तो व्हाट यू मीन बाय डोरमेंट कंपनी, कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनी बन तो चुकी है लेकिन काम भाई कब करेगी, फ्यूचर में करेगी, फ्यूचर प्रोजेक्ट में करेगी, ठीक है। और टू होल्ड दी एसेट, हमारे पास एसेट्स तो रखे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ जरा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हमने ट्रेडमार्क सब लेके रखा हुआ है लेकिन अभी यूज नहीं हो रहा है, एसेट्स रखे हुए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखी है, और अभी हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, शॉर्टकट में क्या मैं इसे SAT बोल सकती हूँ, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल कोविड की चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बच्चे तो यहाँ पे आ नहीं रहे थे, बिजली तो हमारी यूज नहीं हो रही थी, इतनी गंदगी भी नहीं हो रही थी, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत तो सफाई करवानी पड़ती है ना, सफाई वाले भैया को कह रहे थे ना आके जाके साफ कर लो, ठीक, मतलब छोटे मोटे तो खर्चे होते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग एकदम खाली है थोड़ा बहुत तो खर्चा होता है, लेकिन अगर बिल्डिंग में काम चल रहा होता है तो बड़े खर्चे होते हैं ना, तो छोटे खर्चे बड़े खर्चे, इन्होंने क्या बोल दिया, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, बड़ा खर्चा नहीं है, हम एक डोरमेंट कंपनी है, फ्यूचर हमने आज अपने आप को कंपनी तो बना दिया है लेकिन काम कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, हमारे पास अभी एसेट्स रखे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रखा है, लेकिन हम अभी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, छोटे मोटे तो खर्चे होते रहेंगे, सच एज कंपनी, साफ बोल दिया हम एक तरीके से क्या है, एक इनएक्टिव कंपनी है, हम सीधे से जाकर एप्लीकेशन देंगे, ये एप्लीकेशन किसको देंगे, रजिस्ट्रार, शॉर्टकट में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार बोलेगा, समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, आरओसी के, एप्लीकेशन दी जाएगी आरओसी को फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस, कौन सा स्टेटस लेंगे, डोरमेंट कंपनी का, ताकि आरओसी हमें लेटर ना भेजे, अगर हम लेटर का रिप्लाई नहीं करते तो वो एक टीम भेजेगी कि एक्चुअली में ये कंपनी है कि नहीं, ठीक है, फिर हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा वो टीम भेजेगी, फिर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, इतनी सारी चीजें, तो हम इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं, इसलिए पहले से ही हमने क्या ले लिया, डोरमेंट स्टेटस, जैसे मैंने अभी बताया ना, एमपीवी में जाकर क्या लगा दो, एप्लीकेशन लगा दो कि भाई कुछ दिनों तक हमारा घर बंद रहेगा, तो इतने लंबे चौड़े बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, निधि एक हिंदी वर्ड है, निधि मतलब क्या होता है, ट्रेजर, ठीक है, वेल्थ, यहाँ पे पूरा फोकस किया जा रहा है, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, बचत, थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, बचत, ठीक है, सेविंग, वापस, निधि कंपनी एक टाइप की कंपनीज होती है जिसमें सारे के सारे लोग मिलकर अपनी एक कंपनी बनाती है, इस कंपनी का फोकस क्या रहता है कि सबकी सेविंग, जैसे बीसी सुना है, बीसी सुना है लेकिन होता है वीसी है, ठीक है, वीसी क्या होता है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, मम्मा लोग किटी पार्टी खेलती हैं, है ना, सब थोड़ा 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 पैसे लेकर आते हैं, ऐसे चिट निकालते हैं और किसी एक को मिल जाता है, ऐसे ही होता है ना, तुम लोगों ने भी खेला है क्या, सट्टा नहीं होता है वो, मम्मा की किटी पार्टी होती है वो, ठीक है, चलो, किसी को जरूरत होगी तो किसी किसी लेडी को अगर जरूरत होगी तो सब लोग उसी को पूरा पैसा इकट्ठा कर कर दे देंगे, हर महीने महीने ऐसा बैठता है, तो निधि कंपनी एक तरीके की कंपनी होती है विच इज इनकॉर्पोरेट एज अ निधि, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, मम्मा लोग क्यों खेलती है वीसी, ताकि वो क्या करे, अपनी छोटी छोटी सेविंग करे, और ये छोटी छोटी सेविंग को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है, सब लोग थोड़ा 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 सेव करते हैं, 1 लाख का अमाउंट हो जाता है, और उस 1 लाख अमाउंट एक बार में आपको मिल जाता है, तो अच्छी खासी सेविंग होती है, तो निधि कंपनी भी एक ऐसी ही कंपनी बनी है, ठीक है, जो भी मेंबर पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल हम सब ने मिलकर अपनी एक निधि कंपनी बनाती, ठीक है, किसी को भी पैसे की जरूरत होगी, लोन की जरूरत होगी, तो ये निधि कंपनी का जो इकट्ठा पैसा हम सबका है वो किसी एक पर्सन को मिल जाएगा, किसी भी आउटसाइडर को यहाँ लोन वगैरह दिया नहीं जाता, किसी को चाहिए तो पहले उसे क्या होना पड़ेगा, निधि कंपनी का मेंबर,
हाँ हाँ, इसके प्रॉपर सिस्टम्स रहते हैं, पूरी डिटेलिंग होती है। ये समझ लो मम्मा लोग की किटी इनफॉर्मल है, ठीक है, ये प्रॉपर कंपनी का रूप ले चुका है, कंपनी का रूप ले चुका है, मतलब कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस इसमें है, ठीक है। निधि कंपनी जनरली आगे चल के एक बड़ा रूप लेती है, वो बैंक बनता है। हाँ, चिटफंड कंपनी और निधि कंपनी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, दोनों में डिफरेंस होते हैं और माइनर डिफरेंसेस रहते हैं। बताऊंगी वो डिफरेंसेस। मिलेगा, सब इंटरेस्ट मिलता है प्रॉपर। मैं वो कह रही हूँ जितनी भी कंपनीज होती है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी की बात कर रही हूँ, वो आगे चलकर क्या बनती है, बैंक बनता है। इन HDFC बैंक का तो नाम सुना ही है, उसकी स्टार्टिंग ही निधि कंपनी से हुई थी। सब पहले छोटा 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 बनता है, फिर धीरे 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 जब लगता है और जुड़ गए और जुड़ गए और जुड़ गए, तो चलो इसको एक नॉर्मल फॉर्मल तरीके से हम, है ना, एक बैंक का रूप दे दे। लेकिन हाँ, ऐसे ही आसानी से कोई बैंक नहीं बन सकता। बस वो तो अब, है ना, अलग कहानी, धीरे धीरे और डिटेल में घुसेंगे कहाँ से क्या क्या स्कैम होता है, ठीक है। चलिए, तो इनका मेन फोकस क्या है, क्या इंप्रूव करना, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब क्या, बचत, सेविंग अमंग इट्स मेंबर, रिसीव डिपॉजिट, इन्हीं से डिपॉजिट लिया जाता है, उधार उधार भी इनको दिया जाता है। इट्स मेंबर ओनली, साफ बोलते हैं भैया हम मेंबर को सपोर्ट करेंगे, हमने अपने मेंबर्स के लिए सारे काम किए, ठीक है। दे म्यूचुअल बेनिफिट, उन्हीं के फायदे के लिए किया जाता है, विच कंप्लाई द रूल्स रेगुलेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है, आपको रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब जिनकी, क्या लिखा है, चलो आज समझ ही जाते, ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है, बताओ जरा लिस्टेड कंपनी क्या होती है। कंपनी खुद लिस्ट होती है या उसके शेयर्स लिस्ट होते हैं, वेरी गुड। समझो, कंपनी दो टाइप की होती है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब किसका पैसा लगा है, जनता का। प्राइवेट कंपनी मतलब जनता का पैसा नहीं लगा, हम सब मिलकर दोस्त लोग चालू करते हैं अपनी एक प्राइवेट कंपनी। पैसे की और जरूरत पड़ती है, चलो जोड़ते जाओ, मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हो प्राइवेट कंपनी में, 200 लिमिट है। और पैसे की जरूरत हो रही है, अब क्या करें, बनाओ ना पब्लिक कंपनी, ठीक है। चलो, पब्लिक कंपनी दो टाइप की होती है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड, ठीक। अब कंसेप्ट ये है कि कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं, कंपनी के क्या लिस्ट होते हैं, शेयर्स। समझ लो, मेरी कंपनी है जिसका काम है रिमोट बनाने का, ठीक है, मेरी कंपनी है जिसका काम क्या है, रिमोट बनाने का, ठीक, आईटेक्स कंपनी रिमोट बनाती है। अब amazon और क्या है हमारा, फ्लिपकार्ट, वहां पर मैं आईटेक्स को नहीं रजिस्टर करवा रही हूँ, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा रही हूँ, भैया आओ खरीदो मेरा क्या प्रोडक्ट, आईटेक्स को खरीद रहा है क्या कोई, आईटेक्स के रिमोट को खरीदा जा रहा है। इट इज जस्ट लाइक का हमारे जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी हम बस बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी एक लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब ये कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बात समझ में आ गई। अब रिलायंस कंपनी ने समझ लो 100 करोड़ का इशू लेकर आए हैं, वो ऑलरेडी लिस्ट है। अब वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज के लिए अलग से शेयर इशू कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसॉप सर्टिफिकेट शेयर ऐसे इशू कर सकते हैं। अब वो एम्प्लॉयज के हाथ में जो शेयर्स रखे हैं, अब उन्हें भी मार्केट में बेचना है, तो वो मार्केट में कैसे बेचेंगे जब तक लिस्ट नहीं होगा, तो उन्हें अब क्या करना है, जितने नए नए शेयर इशू किए जाएंगे उन सारे शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट। तो 100 करोड़ का इशू ऑलरेडी लिस्ट है, एम्प्लॉय को और शेयर्स दे उसको भी जाके क्या करवाना पड़ेगा, लिस्ट। इट इज लाइक अ, मैंने 100 रिमोट्स बनाए, अमेजोन में दिखा दिए ना, 50 और बनाए, तो उसे भी क्या करूंगी, उसको भी लिस्ट करवाऊंगी। तो जितने बार कंपनी क्या लेकर आती है, शेयर्स लेके आती है, बार बार उन्हें क्या करवाना पड़ता है, लिस्ट कराना पड़ता है। अगर उन्हें लिस्ट नहीं करवाया तो ये रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, उनको पेनल्टी लग जाती है। तो लिस्टेड कंपनी का मतलब ये है कि उनको अब अपने सारे शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी लिस्ट नहीं होती, कंपनी की क्या लिस्ट होती है, लेकिन शेयर्स एक एक वर्ड है, एक टर्म है। वाइडर टर्म क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। वाइडर टर्म क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है जो आपने सुनी भी नहीं होगी, सुनी होगी या फिर समझी नहीं होगी। एडीआई जीडीआई ये सब तो सुना ही होगा, ठीक है। और भी होती है सिक्योरिटी रिसिप्ट, ये सारे टर्म अब आपके लिए नहीं रहेंगे। तो शेयर मतलब आप बस एक शेयर समझते हो, इक्विटी शेयर समझते हो, ठीक है, लेकिन शेयर के अलावा बहुत सारे और टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उनको वाइडर टर्म में हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन में क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनी मींस कंपनी विच
क्या लिखा है, हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल, और भी होते हैं, पढ़ेंगे अब। ठीक, ये समझ में आ गया। अभी जो ये मैंने जितना ये मार्क कर रखा है, अभी ये नहीं पढ़ोगे, थोड़ी देर से आप पढ़ोगे, ठीक है। ये थोड़ा हैवी कंसेप्ट दे रखा है, अभी पहले मैं बेसिक बताऊंगी, ठीक। लिस्टेड कंपनी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंपल भाषा में गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकार का पैसा लगा है, 51%, ठीक है, सरकार का पैसा लगा है। मीन्स एनी कंपनी, क्या लिखा है, नॉट लेस देन को मिनिमम लिखोगे मैक्सिमम, मिनिमम। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम कितना, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसने ले रखा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद रखा है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद रखा है, या तो पार्टली दोनों मिलकर आधा आधा शेयर्स खरीद के बैठे। आईटेक्स कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत स्कोप लग रहा है इसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने शेयर्स खरीद लिए इसके, 51%, तो ये क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। चलो, या तो 51% सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया, या तो 51% किसने खरीद लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, या तो इन्होंने बोला एक काम करो, एक 30 खरीद लेगा, एक 21% खरीद लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम 30% खरीद लेते हैं आईटेक्स के, और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम कितने खरीद लेंगे, 21, दोनों का मिलाकर हो रहा है ना 51, तो या तो पूरे से खरीद ले ये लोग 51-51, या तो दोनों पार्शली डिसाइड कर ले कि भैया आधा आधा, दोनों का मिलाकर अगर 51 होता है तो हमारी कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। मान लो यहाँ पर 30% खरीदा और 20% खरीदा, कितनी होती है परसेंटेज, कितना हो रहा है, 50, तो क्या हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी तभी कहलाएगी कोई भी कंपनी जब उसमें प्रॉपर होल्डिंग होगी 51% की, या तो किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या तो किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, या तो किसकी, बोथ की पार्शियली। समझ में आ गया, पक्का। इंक्लूड, यार ये इंक्लूड क्या बोलता है, आओ, कंपनी विच, गवर्नमेंट कंपनी की, अब कोई भी सब्सिडी, अब गवर्नमेंट कंपनी ने हमें खरीद लिया, आईटेक्सी ऑलरेडी बहुत सारी सब्सिडी थी ना, अब इसे भी क्या मान लिया जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी है, और वो जो कुछ भी उससे फर्क पड़ता नहीं है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, इससे पहले थोड़ा तो इंट्रो बता चुकी, क्या होती है फॉरेन कंपनी, इनकॉर्पोरेट बाहर है, रजिस्ट्रेशन हमारे इंडिया के आरओसी में नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, उनका जो भी नाम होगा, हमारे यहाँ पे तो आरओसी बोलते हैं, लेकिन वर्किंग इंडिया में। वेरी गुड, चलिए। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट वी आउटसाइड इंडिया, लेकिन हैज प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ, इंडिया में बिजनेस है, लेकिन वो इंडिया में बिजनेस कैसे कर रही है, या तो वो खुद कर रही है, या तो एजेंट रख लिया। ठीक है, अभी कल ही कोई एग्जाम्पल दे रहा था कि एडिडास का एग्जाम्पल दे रहा था, रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी से बोल रहे भाई आओ मिलकर चलो काम करवाते हैं इधर। ठीक है, या तो एडिडास खुद आकर यहाँ पे काम कर रहा है, या तो किसी एजेंट को पकड़ लिया उसने, वो एजेंट यहाँ का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, कि भाई काम कराओ। ये काम या तो क्या हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी तुमने स्टार्टिंग में देखा था एमआई के जब फोन आए थे, तो ये मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में था कि फिजिकल फॉर्म में था, सब ऑनलाइन का मार्केट था। धीरे धीरे अब एमआई ने स्टोर वगैरह खोलना स्टार्ट किया, अदरवाइज सारे के सारे फोन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही मिल रहे थे। तो फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन बाहर कर रही है, लेकिन धंधा बिजनेस कहाँ कर रही है, इंडिया में। अब वो अपना बिजनेस या तो क्या कर रही है, खुद आकर यहाँ करेगी, या तो किसकी हेल्प से करेगी, एजेंट की हेल्प से। यहाँ तक चीजें क्लियर है। या तो वो क्या करेगी, फिजिकली स्टोर खोल लेगी और फिर बिजनेस करेगी, या फिर वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली बेचेगी। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एनी अदर मैनर, इंडिया में कर रहे हो ना, किसी भी तरीके से कर रहे हो, मतलब बाहर की कंपनी इंडिया में अगर काम करती है उसे हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई। सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, नॉर्मल कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, लैंग्वेज ध्यान देना, सब्सिडरी कंपनी की बात करूं, वोटिंग पावर कितना परसेंट क्या था, मोर देन हाफ था, मोर देन हाफ था, लैंग्वेज देखना। सब्सिडरी कंपनी में लिखा है मोर देन 50%, और जब मैंने अभी आपको गवर्नमेंट कंपनी रीड करा है, तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या लिखा है, मोर देन
तो ये बात याद रखना, दिमाग में रहता है 50 से ऊपर 50 से ऊपर, तो दोनों के लिए हम एक यूज करते हैं। देखो अब तुम लीगल स्टूडेंट बन चुके हो, एग्जीक्यूटिव में आपको डेफिनेशन में जो लिखा है प्रॉपर देखना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनी के लिए आपको मोर देन हाफ ही बोलना पड़ेगा, मोर देन 50% की बात हो रही है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। गवर्नमेंट कंपनी में लिखा है मोर देन, सॉरी तो मोर देन वर्ड लिखा ही नहीं है। नॉट लेस देन तो मैं क्या कहूंगी, मिनिमम बोल सकती हूँ, मिनिमम 50%। तो लैंग्वेज समझना, यहाँ पे क्या लिखा है मिनिमम 51 और ये क्या बोल रहा है मोर देन 50। तो इसका मतलब अगर 50.1 है सब्सिडरी कंपनी तो ये कवर हो जाएगा क्योंकि बोला है ना मोर देन 50। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए आपको क्या चाहिए 51। क्या ये बात समझ 50.5 में होगा क्या? गवर्नमेंट कंपनी में नहीं होगा। तो ये टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए, केस स्टडीज में फंसाया जाता है। समझ रहे? अब तुम्हें ध्यान था कि हाँ दीदी ने बोला तो 50.5 भी होगा, तो तुमने दोनों में कनेक्ट कर लिया। नहीं, ये एप्लीकेबल किस में, सब्सिडरी में है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में नहीं, क्योंकि मिनिमम 51% बोला है। समझ में आया? पक्का? चलिए, कुछ डेफिनेशन हमने देख ली। नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है? इन्होंने कहा हम बीच बीच में ना ऑफिसर बोलेंगे, तो उस ऑफिसर में कौन कौन आएगा? हम की मैनेजर पर्सन बोलेंगे तो इससे आप क्या समझते हो? हम प्रमोटर बोलेंगे, प्रमोटर से आप क्या समझते हो? तो ये सारी डेफिनेशंस हम देखेंगे फटाफट। ऑफिसर की डेफिनेशन आप ही पढ़ोगे, रीड करो ऑफिसर की डेफिनेशन। गुड। अभी मैं आपको ना डिटेल में जब हम लॉ पढ़ेंगे तो उस लॉ में लिखा होगा कि अगर ये बात आपने कंप्लाई नहीं करी, ये बात अगर आपने नहीं मानी, तो ऑफिसर को इतनी पेनल्टी देनी होगी। तो कौन सा ऑफिसर? तो ये बता रहे ऑफिसर से मतलब हमारा क्या है? ऑफिसर से मतलब हमारा क्या है? डायरेक्टर से। ऑफिसर से हमारा मतलब क्या है? मैनेजर से। ऑफिसर से हमारा मतलब क्या है? की मैनेजर पर्सन। फिर क्या लिखा है? any person in accordance with the whose direction instruction the board of director or any one or more of the director consent to act। मतलब कि साफ साफ जिसका भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर की बातें मानी जाती है, तो साफ वो भी फंसेगा। सीएस लिखा है इसमें। ऑफिसर को पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ऑफिसर में डायरेक्टर तो फंसा, और कौन फंसा? मैनेजर भी फंसा, और कौन फंसा? की मैनेजर पर्सन। इन्होंने कहा भैया की मैनेजर पर्सन में डिटेल में बताया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, और ये क्या लिखा है? कंपनी सेक्रेटरी। भाई मैंने तो तुम्हें दो टाइप के सीएस बताए हैं, एक जॉब करने वाला बताया है और एक प्रैक्टिसिंग। कौन सा वाला सीएस है? ये जॉब करने वाला सीएस है। कंपनी को कंप्लाइज करने थे, कंपनी को ये सेक्शन की बातें माननी थी, तो ये सेक्शन की बातें मनवाने का काम किसका है? सीएस का। तो साफ बोल दिया कि भाई ऑफिसर से मतलब डायरेक्टर से है, मैनेजर से और केएमपी से। और केएमपी में कौन आ रहा है? सीईओ भी आता है, एमडी भी आता है, मैनेजर भी आता है, सीएस भी आता है। और क्या लिखा है? होल टाइम डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जो दिन भर टाइम स्पेंड करता है। सीएफओ कौन होता है? सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस का पूरा करता धरता, ठीक है। एनी अदर ऑफिसर जिसका रैंक नहीं कम होना चाहिए, नॉट, क्या लिखा है, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो, किसका? डायरेक्टर। डायरेक्टर तो फंसा, डायरेक्टर के एक नीचे रैंक वाला भी ऑफिसर की डेफिनेशन में आएगा जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, डेजिग्नेटेड केएमपी। और एनी अदर ऑफिसर क्या लिखा है? जहां प्रिस्क्राइब लिखा है, मतलब सीजी और किसी को भी प्रिस्क्राइब करता है तो वो भी। तो ऑफिसर की डेफिनेशन में ये सारे लोग भी आते हैं। वापस से ऊपर आ रही हूँ, डायरेक्टर आता है, ये तो समझ में आ गया। मैनेजर आता है, ये तो समझ में आ गया। और कौन आता है? केएमपी भी आता है। और एनी पर्सन अकॉर्डिंग विद हुज डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनी वन और मोर, मतलब जिसके भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन माने जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, मैं भी ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करवा रही हूँ, तो मैं भी वो ऑफिसर की डेफिनेशन में कवर होंगी। तो आगे चल के अगर लिखा होगा कि भैया ऑफिसर्स को पड़ेगी डांट, ऑफिसर को पड़ेगी पेनल्टी, ऑफिसर को जाना पड़ेगा जेल, तो इसका मतलब क्या है? ऑफिसर में मतलब ये सारे लोग आते हैं, याद रखना। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। नीचे क्या लिखा है ये तो एकदम याद होना चाहिए। नॉर्मली आप क्या समझते हो प्रमोटर से? जिसको आइडिया है, जिसने बिजनेस किया, ठीक है, रॉकी सर, अभिषेक सर, मैं, हम तीनों क्या हो गए? प्रमोटर हो गए। मतलब हमने ये बिजनेस चालू किया। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम कहाँ दिखेगा? कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ में साफ लिखा होगा ये हमारे प्रमोटर्स है। फिर क्या लिखा है?
प्रमोटर वो है जो क्या कर रहा है, कंपनी को कंट्रोल। प्रमोटर वो है जिसके एडवाइस, जिसकी डायरेक्शन, जिसके इंस्ट्रक्शन कौन मानता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बात समझना, बात अच्छे से समझना बच्चों। ये ए बी सी, इन पॉइंट्स के बीच में एंड लिखा है कि और लिखा है? जहां और आता है दैट मींस तीनों में से कोई भी एक कंडीशन। हमें लग रहा था कि भाई प्रोस्पेक्टस में हम अपना नाम क्यों डिस्क्लोज करें, चलो रॉकी सर को फंसा देते। प्रमोटर में हमने किसका नाम रखा, रॉकी सर को रखा, ठीक है। प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कल को कुछ भी होगा तो आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन है प्रमोटर, ठीक है। रॉकी सर का नाम दिख रहा है प्रोस्पेक्टस में, ठीक। तो प्रमोटर को पकड़ा जाएगा, वो पूरी भरपाई करता है एट द एंड। तो इसीलिए साफ उन्होंने बोल दिया प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा है एज अ प्रमोटर वो हम ले लेंगे। लेकिन अब लोग खुरापाती तो हैं, हमने फंसाए तो रॉकी सर को, लेकिन बाकी दो भी तो हैं ही। इन्होंने कहा हम ये भी देखेंगे जो कंपनी को क्या कर रहा है, कंट्रोल। रीड करे, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के पूरे काम को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर, अदरवाइज, या तो वो शेयर होल्डर बन के कर रहा है या तो डायरेक्टर बन के, या तो कुछ भी नहीं बन रहा है, बस कंट्रोल करे। जैसे कि अक्सर हम है ना बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, जब कांग्रेस की पार्टी थी तो मनमोहन सिंह को तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, लेकिन ऐसी बातें होती थी, ऐसे रूमर्स आते थे कि भाई ये मनमोहन जी तो किसकी बातें सुनते रहते हैं, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी कहाँ चले गए यार, है ना, सोनिया गांधी जी की, सोनिया गांधी की बात सुनते। तो वो एक तरीके से बस एक्टिंग कर रहे थे पीएम बनने का, और पूरे पूरे इंस्ट्रक्शन किसके फॉलो किए जा रहे थे, सोनिया गांधी, ठीक है। तो लेकिन पीएम बना कौन था, मनमोहन जी, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन मिल कहां से रहे थे, जो सोनिया जी बोलती थी वो होता था। ऐसी बातें थी मार्केट में, ठीक है। तो लोगों को क्या दिख रहा है कि भैया कंट्रोल करने वाली तो कौन है, ठीक है, सामने बस नाम किसी और का दिख रखा है। तो अक्सर कंपनी में भी ऐसा होता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जितनी भी सब कुछ लगेगा, वो किस पे लगेगा, भैया पीएम की पोस्ट में जो बैठा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन वो किसके फॉलो कर रहा है, कोई और, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल तो कोई और कर रहा है ना। तो सेम कंपनी में भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमने प्रोस्पेक्टस में नाम किसी और का डाला और कंट्रोल करने वाला कोई और है। एक और पॉइंट क्या लिखा है, हम एकदम छुपे हुए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारी बहुत चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुकेश अंबानी का, जियो कंपनी में वही तो सब डिसाइड करते हैं, वो जो एडवाइस देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को माननी पड़ेगी, वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे, डायरेक्शन देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को माननी पड़ेगी। तो भैया मुकेश अंबानी भी क्या कहलाएंगे, प्रमोटर कहलाएंगे। तो कौन है प्रमोटर, प्रमोटर वो है जिसका नाम कंपनी ने खुद प्रोस्पेक्टस में लिखा है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट जिसमें हम आईपीओ एफपीओ लेकर आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। दूसरा, प्रमोटर कौन होगा, जो कंपनी को कंट्रोल करेगा। तीसरा, प्रमोटर वो होगा जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चलती होगी। अब इन्होंने कहा इसमें से कोई भी एक पॉइंट आता है, कोई भी तीनों कंडीशन साथ में फुलफिल होना जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टस में मेरा नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरी चलती तो है, लेकिन मुझे भी प्रमोटर मान लिया जाएगा। रॉकी सर का नाम प्रोस्पेक्टस में दिख रहा है तो वो भी बन जाएंगे, अभिषेक सर कंट्रोल करे तो वो भी दिख जाएंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरी एडवाइस ली जाती है तो मैं भी वहां पर प्रमोटर दिखूंगी, तो हम तीनों प्रमोटर दिख जाएंगे। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस सब क्लॉज सी, अभी जो सी पढ़ा ना वो एप्लीकेबल नहीं है। मैं हूं सीएस, मैं हूं क्या बच्चों, सीएस। अब मैं ना एडवाइस देती हूँ, सी वाले पॉइंट को देखना क्या लिखा है, मैं एडवाइस देती हूँ, डायरेक्शन देती हूँ, इंस्ट्रक्शन देती हूँ, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। मैं एज अ सीएस अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रही हूँ कि आपको ना ये काम करना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर की तरह नहीं ले रहे इसे, किसकी तरह ले रहे, प्रोफेशनल एडवाइस के फॉर्म में ले रहे। समझ रहे हो, क्योंकि मैं उन्हें सजेशन दे रही हूँ, मैं उन्हें गाइडेंस दे रही हूँ, तो उन्हें मेरी बातें ठीक लग रही है इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं। सी वाली बात अप्लाई नहीं होगी अगर वो डायरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं मियरली ओनली ओनली ना प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो सी वाला पॉइंट साफ ये बोलता है, ए क्या बोलता है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दिखेगा वो प्रमोटर हो जाएगा, पहला समझ आया। दूसरा क्या बोलता है, जो कंट्रोल कर रहा है वो हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसकी एडवाइस मानते हैं वो भी प्रमोटर है, लेकिन जिसकी एडवाइस मानी जा रही है वो एडवाइस किस कैपेसिटी में दे रहा है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है, तो वो प्रमोटर नहीं है। तो फिर मैं प्रमोटर के क्राइटेरिया से बाहर हो जाऊंगी। बात समझ में आ गई क्या, पक्का। तो क्योंकि सीए है, सीएस है, एडवोकेट है, ये लोग क्या दे रहे भैया, प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान रहे, तो क्या इन्हें क्या हम प्रमोटर मान लेंगे क्या, ये लोग फिर प्रमोटर नहीं कहलाते। अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर चलती है, मुकेश अंबानी क्या प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है क्या,
नहीं भाई उसकी तो चलती है। तो ये 3 तरीके से प्रमोटर को ढूंढा जाएगा। और प्रमोटर को क्यों ढूंढा जाता है? क्योंकि एट द एंड उसके सर पे आती है भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आगे चल के डिटेल में वो पढ़ेंगे, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, जिस जो कंट्रोल कर रहा होगा और जिसकी एडवाइस मानी जाती है, जैसे रतन टाटा जी। ठीक है, कि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहे हैं क्या एडवाइस? नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग दे रहे, तो वो भी प्रमोटर कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बस एक वो प्रमोटर नहीं जिसका बस नाम दिख रहा है, बाकी लोगों को भी ढूंढा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? एक डायरेक्टर जो क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट। रॉकी साहब, अभिषेक सर, मैं, हम तीनों क्या हो गए? डायरेक्टर। लेकिन कौन सा डायरेक्टर? डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट बोलेंगे? कंपनी हमें सैलरी देती है, ठीक है, तो कंपनी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है ना? लफड़ा भी कर लेंगे, कुछ भी उल्टे सीधे काम दिखा रहे हैं, पैसे शेयर होल्डर से ले लिए, ठीक, और कुछ भी दिखा रहे। कंपनी का जो डायरेक्टर दिन भर जो यहाँ पे काम कर रहा है ना, उसे सैलरी मिली, वो कहीं ना कहीं कंपनी का एम्प्लॉई है। तो उसके काम को चेक करने के लिए सरकार ने एक सिस्टम बनाया। क्या बोला? आपकी कंपनी में एक और डायरेक्टर बैठेगा जो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। ये प्राइवेट कंपनी में नहीं लगेगा। खुद ही एक बार सोचो भैया, प्राइवेट कंपनी में तो हम सबका ही पैसा है ना, जनता का पैसा लगा है क्या? जनता का पैसा किस में लगा है? पब्लिक कंपनी में जनता का पैसा लगा है ना। तो जनता के पैसे को बचाने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम होता है, जो कंपनी के ऑलरेडी डिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके काम को देखो वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। मीनिंग समझ में आया? क्यों रखा जाता है, लॉजिक समझ में आया? अब एक कंपनी की बात अगर मैं करूं, कंपनी में एक जॉब वाला सीएस होता है, एक प्रैक्टिसिंग वाला सीएस होता है। जब एक जॉब वाला सीएस है तो प्रैक्टिसिंग सीएस को क्यों रखा जा रहा है? डबल चेक करने के लिए। भाई मोदी जी बोल रहे, पीएम बोल रहे कि भाई मैंने एमसीए तो बना दिया निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करने का। एमसीए, एमसीए के नीचे क्या बनाया? आरडी, आरडी के नीचे क्या बनाया? अब आरओसी को रिपोर्ट एक कंपनी की कौन करेगा? सीएस करेगा। अब भाई ये सीएस भी तो कंपनी का एम्प्लॉय है ना कहीं ना कहीं। ये जो जॉब वाला जो सीएस है वो भी तो एम्प्लॉय है। तो हमने किसको भेजा? प्रैक्टिसिंग सीएस को भेजा, ऑडिट कर। क्या कर? ऑडिट कर कि भैया कंपनी के काम सही से हुए कि नहीं हुए। तो जो जॉब वाला सीएस है उसके काम को चेक करेगा प्रैक्टिसिंग सीएस। ऐसे ही क्या है, जो डायरेक्टर है, जो इस कंपनी में काम कर रहा है डायरेक्टर, उसके भी काम को चेक करने के लिए किसको भेजा गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी में नहीं मिलेंगे, ये आपको कहाँ मिलेंगे? पब्लिक कंपनी में। ये प्रैक्टिसिंग सीएस की भी बात करी ना मैंने, ये सब भी आपको कहाँ मिलेंगे? पब्लिक कंपनी। जहां जनता का इंटरेस्ट है इन्वॉल्व, वहां ये सारे लॉज भी कंप्लाई करने पड़ते हैं। बात समझ में आई? पक्का? अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। The term independent director has been defined in this act along with the क्या लिखा है? Several new requirements relating to their appointment. इनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें बहुत रूल्स रेगुलेशंस है, अभी इन्होंने नहीं बताया, आगे पढ़ेंगे। रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो सेक्शन 149 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं बताया, बस सिंपल बोल दिया कि हाँ इसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ने बता के रखे। लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी के डायरेक्टर के काम को करता है चेक, कि कंपनी के जो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो सही तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ जी बच्चे, यस, नंबर होते हैं। आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर है उसका 1/3, कभी कभी एक इंडिपेंडेंट, कभी दो, ऐसे अलग 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 वेराइटीज है। सेक्शन 149 में डिटेल में पढ़ेंगे, नंबरिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ऑडिट मतलब चेक करना, ऑडिटर्स जो चेक करने वाला है। ठीक है, चलिए मैंडेटरी क्या लिखा है? ऑडिटर क्या है? ये रोटेशन। तुम सब कंपनी के सीएस हो, ठीक है। प्रैक्टिसिंग, आपकी सबकी अपनी एक फर्म है। आईटीएस कंपनी इस फर्म से हमेशा ऑडिट करवाती है, हमेशा ही करवाती है। सगा हो गया, बहुत सगा हो गया भाई, 20 साल होगी, 30 साल होगी, 40 साल होगी, किसी और को काम जा ही नहीं रहा है। ठीक है, ये भी अब मेरे साथ मिलकर मैनिपुलेट कर रहा है, शोल्डर को बुद्धू बना रहा है। समझना, मेरी कंपनी का सीएस ऑलरेडी है, अब ये प्रैक्टिसिंग सीएस इसको चेक करने आया था, ये भी बहुत सालों से काम कर रहा है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं ये हमारा नमक खा रहा है, और नमक खाने लगेगा तो हमारी जैसी बातें करने लगेगा, ये भी मिलकर बुद्धू बना रहा है। तो लॉ बना है, लॉ ने बोला भैया रोटेशन करना पड़ेगा। 5 साल इससे काम कराओ, अब इसको छोड़ो, 5 साल उससे कराओ, 5 साल इससे कराओ, बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो।
तो रोटेशन का लॉजिक समझ में आया? रोटेशन इसीलिए रखा गया है ताकि एक ही से हम कंटिन्यूसली काम करवाएंगे तो वो नमक खाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सामने वाला फिर मैनिपुलेट करता है। तो मैंडेटरी ऑडिटर क्या लिखा है? रोटेशन। पढ़ेंगे डिटेल में कैसे कैसे रोटेशन होता है। देखो यहाँ पे बस ना मीनिंग दे रखा है, एक टर्म्स दे रखे, आगे चल के पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे कैसे ऑडिट होता है, कैसे रोटेशन होता है, प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एक फर्म में बहुत सारे सीएस होते ही हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 50 वाली लिमिट नहीं लगेगी क्या हम पे? नहीं लगेगी, हम तो एक्सेप्शनल केस थे, ठीक है। तो बहुत फर्म में तो है ना, मैंने तो पूरे फर्म को दूर किया ना, एक सीएस को नहीं। मैंने कहा ये पूरी फर्म है, इसमें 50 बैठे 100 बैठे, सबको मना कर दिया भाई। रोटेशन होता रहता है ना बॉस, होता है रोटेशन, पूरा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। बिग फोर है ना, डेलॉइट, ये सब रोटेट होते रहते हैं, कंटिन्यूसली एक ही का काम नहीं करते बच्चा, रोटेशन होता है, पूरा एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अभी तो बता ही नहीं सकते क्योंकि पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको डिटेलिंग कि ऑडिट क्या है, ऑडिटर क्या है, डिटेल में। अभी बस ये समझो रोटेशन का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि आपके रोटेशन होने से क्या हो सकते हैं, जो लिंक है वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लिंक बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और करप्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक। हाँ, नहीं सीएस को भी काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे बस सिंगल ऑडिटर लिखा है, यहाँ पे सिंगल क्या लिखा है? ऑडिटर, ठीक। तो ऊपर वाला जो है वो सीए की बात कर रहे हो, नीचे वाला सीएस की बात कर रहा है। क्या लिखा है? आपका जो ऑडिट होता है आपको सेक्रेटेरियल ऑडिटर बोला जाता है, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से याद रखना, सेक्रेटेरियल ऑडिटर होते हो आप, ठीक। और जो सीए होते हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, अभी नाम भले याद ना, वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये समझ लो तुम भी ऑडिटर वो भी ऑडिटर है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहलाते हैं और आप सेक्रेटेरियल। आप सीएस से तो याद रख सकते हो ना, सेक्रेटरी वाला, ठीक। चलिए, एक्ट मैंडेट करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट करना, किसको? हर लिस्टेड कंपनी को बोला भैया प्रैक्टिसिंग सीएस आकर आपके पूरी कंपनी को चेक करेगा कि आपने जितने लॉ आप पे लगते हैं वो कंप्लाई किए है कि नहीं। दूसरा क्या लिखा है? एवरी, क्या होता है एवरी पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी बोले तो जनता का पैसा लगा है, लेकिन पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना बताया? क्या लिखा है? 50 करोड़ पेड अप कैपिटल। फिर दोबारा से एवरी पब्लिक कंपनी लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? टर्नओवर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पहला क्या लिखा है? पहले क्या लिखा है? लिस्टेड कंपनी, सबसे पहले क्या लिखा है? वापस वापस, हर लिस्टेड कंपनी को एक प्रैक्टिसिंग सीएस से क्या करवाना है? ऑडिट। कौन सा ऑडिट? सेक्रेटेरियल ऑडिट। आप क्या कहलाओगे? सेक्रेटेरियल ऑडिटर, ठीक है। हर लिस्टेड कंपनी जितनी लिस्टेड है। सेकंड क्या लिखा है? हर पब्लिक कंपनी, लिस्ट हो चाहे लिस्ट ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपका अगर पेड अप कैपिटल कितना है 50 करोड़ से ऊपर है, आपका भी ऑडिट होगा, प्रैक्टिसिंग सीएस करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर, लिस्टेड विस्टेड की बात नहीं हो रही है, कितना? 250 करोड़। एवरी कंपनी, एवरी कंपनी मतलब पब्लिक भी और प्राइवेट भी, बात समझ में आ रही है? और ओपीसी भी तो आ जाएगा क्योंकि वो प्राइवेट होता है। वेरी गुड। चलो, एवरी कंपनी जिसका क्या है? लोन आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब लोन बचा हुआ है। कितना लोन बचा है? 100 करोड़। ये चार बातें याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस, पहला, हर लिस्टेड कंपनी को करवाना है, क्या करवाना है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। क्या होता है शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में ये कि जितना कुछ भी लॉ बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है, या फिर कंपनी के अलावा हम सेबी एक्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, उन सबको आपने कंप्लाई किया कि नहीं, ये सीएस का काम है चेक करने का। तो हर लिस्टेड कंपनी को करवाना है, हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 50 से ज्यादा हो, 50 करोड़ से, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो, और हर कंपनी का जिसका क्या लोन बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, कितना? 100 करोड़ से ज्यादा। तो आप सबको कंपलसरी एक प्रैक्टिसिंग सीएस से ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो, क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आज क्या डेफिनेशन पढ़ी अपन ने? ओपीसी से स्टार्ट किया। ओपीसी क्या होता है? एक प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होगा। स्मॉल कंपनी, सबसे पहली बात ये पब्लिक कंपनी तो नहीं होती, प्राइवेट ही होती है, जिसका पेड अप कैपिटल, वेरी गुड, टर्नओवर जो आगे 10 और 40 सॉरी 100 करोड़ हो सकता है, ये लिमिट याद रखने का। फिर हमने क्या पढ़ा? डोरमेंट कंपनी। क्या होती है डोरमेंट कंपनी?
इनएक्टिव, आज बंद तो गई है लेकिन काम फ्यूचर में करेगी। अभी छोटे मोटे काम कर रही है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। निधि कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो सेविंग को प्रमोट करती है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज टर्म यूज करेंगे। अब देखो, अब तुम वो 12वीं के बच्चे नहीं हो, है ना, सिक्योरिटीज बोलेंगे अपन, जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। सिक्योरिटी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बताऊंगी। गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम 51, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्टेट गवर्नमेंट ने या तो दोनों ने मिलकर। फॉरेन कंपनी 12 रजिस्टर है लेकिन बिजनेस यहाँ। ऑफिसर मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी। आप लोग भी हो क्या उसमें? केएमपी में तो डिटेल। प्रमोटर कहाँ से ढूंढोगे? या तो प्रमोटर का नाम प्रोस्पेक्टस में कंट्रोल कर रहा है या तो, लेकिन एज अ सीएस एडवाइस करो तो तुम क्या प्रमोटर बन जाओगे? प्रोफेशनल एडवाइस को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये ऑडिट नहीं करता, बस इसको अपॉइंट किया जाता है ताकि डिपेंडेंट डायरेक्टर के काम पे नजर रख सके। वेरी गुड। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं, एनसीएलटी भी अपॉइंट करता है, बैंक भी करता है। अब तो गहराई है, पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। ऑडिट ऑडिटर, ऑडिटर का रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन क्यों कर रहे हैं? लॉजिक, ज्यादा भाईबंदी ना हो जाए, है ना, बाइज ना हो। वेरी गुड। सेक्रेटरियल ऑडिट किसको करना है? हर लिस्टेड को, हर पब्लिक जिसका पेड अप कैपिटल, जिसका टर्नओवर 250 करोड़, हर कंपनी जिसका लोन, देखो बैलेंस शीट में लोन दिखता है ना, इतना बचा है, इतना देना है। कितना लिया ये नहीं कह रहे, लिया मैंने 100 करोड़, ठीक है, लेकिन मैंने 30 करोड़ पे कर दिया, बचा मेरा 70 है। अगर मेरा 70 करोड़ बचा है आईटेक्स का, तो क्या मुझे सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है? नहीं। बचा हुआ कितना होना चाहिए? 100 करोड़, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो खत्म नहीं कर सकते ना। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, आपका इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जरा। आईसीएसआई बोलता है हमने अलग से कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे, कुछ लॉज दे रखे जो फॉलो करना है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, आईसीएसआई ने जो स्टैंडर्ड्स कुछ रूल्स दे रखे, सीएस तुम्हें फॉलो करवाना है कंपनी से, दैट वाज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्लास एक्शन सूट। सूट मतलब क्या होता है? केस फाइल करना, ठीक है। क्लास एक्शन मतलब ग्रुप में इकट्ठा होकर जब आप केस फाइल करते हो। वापस क्या लिखा है? क्लास एक्शन सूट, इकट्ठा होकर जब एक साथ केस फाइल करोगे, दैट वाज क्लास। क्लास मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। रीड करो एक बार डेफिनेशन। एक्ट इंट्रोड्यूस न्यू कांसेप्ट क्लास एक्शन सूट व्हिच कैन बी इनिशिएटेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द कंपनी एंड द ऑडिटर। शेयर होल्डर लिखा है कि शेयर होल्डर्स, तो सब मिलकर जब कंपनी के अगेंस्ट या फिर उसके आपके अगेंस्ट जब वो आएंगे, है ना। आप अगर प्रैक्टिसिंग हो तो ऑडिट कौन करता है? प्रैक्टिसिंग सीएस, अदरवाइज जॉब भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन हमने कर ली है। कल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, MCA 21 दिखाऊंगी प्रैक्टिकली भी, ठीक है। आज की सभा समाप्त।